मंजिल है आसमां को छूने की तो मुश्किलें कहीं आएंगी, अगर डर गया मुसाफिर तो जीत कैसे आएगी। मैं हूं शिवम, आपका प्यारा शिवम भैया, और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला क्लास 10 का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपके एनसीईआरटी में। पहला एनिमल और दूसरा प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है, दूसरा एनिमल्स के अंदर कैसे करता है। तो और एनिमल्स के अंदर भी डिवाइडेंट है, कैसे वो चलो पढ़ते हैं हम लोग। चलो बेसिकली इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। क्या? ह्यूमन से। एनिमल यानी कि एनिमल एनिमल में बेसिकली हमें बताया गया है ह्यूमन के बारे में। और देखो, ह्यूमन में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये जो फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं नर्व्स की वजह से, नर्व सिस्टम की वजह से। और नर्व सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? पहला हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस कहते हैं। दूसरा हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस कहते हैं। ये दोनों हमारे ह्यूमन के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। और ये जो हमारा सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये अलग होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये अलग होता है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आखिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता क्या है और ये होता क्या है। देखो, हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें पहले बेसिकली हमारे तीन चीजें आती हैं। क्या? स्पाइनल नर्व्स, कार्नियल नर्व्स एंड वेसिकल्स नर्व वेसिकल नर्व्स विजरल नर्व्स, सॉरी, विजरल नर्व्स। इसमें जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, कार्नियल नर्व्स और विजरल नर्व्स, इसके वर्क्स पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं पढ़ते हैं। चलो, हमारा जो स्पाइनल नर्व्स होता है, नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये नर्व्स हमारे स्पाइनल कोड से अराइज होते होंगे। और यहाँ लिखा भी है, अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड्स अलोंग विद द मोस्ट लेंथ ऑफ द स्पाइनल कोड्स आर स्प्रेड थ्रू द बॉडी। यानी कि ये जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं ये तुम्हारे स्टार्ट तो होते हैं स्पाइनल कोड से, लेकिन पूरी बॉडी में फैलते हैं। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है इनकी? स्पाइनल कोड से, और फैलते कहाँ है? तुम्हारे पूरे बॉडी में। अब देखो, और यहाँ देखो ये क्या लिखा है, बॉडी में तो फैलते हैं लेकिन एक्सेप्ट हेड, यानी कि तुम्हारे सिर तक नहीं आते, केवल तुम्हारे लोअर बॉडी में यहाँ तक होते हैं। ऊपर के पार्ट्स में ये सर के ऊपर के, नेक के ऊपर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इनका वर्क नहीं है वहाँ पे। उसके बाद आता है क्या है, कार्नियल नर्व। अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड, दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब देखो, तुमसे पूछा है कार्नियल नर्व्स। कार्नियल नर्व्स कह रहा है तुम्हें कि जो कार्नियल नर्व्स होते हैं वो तुम्हारे हेड से अराइज होते हैं, यानी कि हेड मतलब ब्रेन से, तो मतलब ब्रेन से अराइज होते हैं और वो तुम्हारे ब्रेन में फैलते हैं। और देखो, इनके अंदर दो चीजें होती हैं। कौन की? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का ही आगे तुम्हें अभी पता चल जाएंगी लेक्चर में। अब देखो, उसके बाद आते हैं विजरल नर्व्स। विजरल नर्व्स क्या होते हैं? इसमें बेसिकली जैसे तुमने अगर ये जान लिया ये जान लिया तो इन दोनों का मिक्सअप होता है, समझ लो। विजुअल नर्व्स क्या होते हैं? अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोर्ड्स, दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब इसमें कह रहा है जो ये अराइज स्पाइनल कोर्ड से होते हैं, लेकिन इसके पास मोटरी और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों होते हैं। अब देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या था, मोटरी और सेंसरी न्यूरॉन्स, और यहाँ पे था अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोर्ड्स। अब इन दोनों का मिक्सअप हुआ नहीं है विजुअल नर्व्स। विजुअल नर्व्स क्या होते हैं? इसमें कह रहा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज तो करते हैं, लेकिन ये क्या यूज करते हैं, इसके अंदर होता क्या है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स इनके अंदर पाया जाता है। अब बात आई, ये तो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आता है हमारा स्टिमुलाई और स्टिमुलस। स्टिमुलाई स्टिमुलस एक ही टर्म है, एक ही चीज है। अब हम पढ़ते हैं कि स्टिमुलाई क्या होता है और मतलब आखिर जो तुम्हें स्टिमुलाई होता है हम कहते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये स्टिमुलाई है और ये रिसेप्टर है, ये फैक्टर है, ये सब तुम आगे पढ़ोगे। सबसे पहले तुम स्टिमुलाई पढ़ो। स्टिमुलाई, इसमें लिखा था फैक्टर विच ब्रिंग्स रिस्पॉन्स और चेंज इन द इन्वायरमेंट। इसमें क्या है, एक ऐसा फैक्टर जो आसपास के इन्वायरमेंट में या तो चेंज लाए या तो कोई हलचल पैदा करे। अब देखो कैसे, मान लो अभी तुम्हारा हाथ है, इसके अंदर एक एनर्जी लगी, स्टिमुलाई लगा तुम्हारे अंदर का, तभी हाथ हिला ना, चेंज आया ना इन्वायरमेंट में। तो कैसे आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, कैसे मेरी एनर्जी बाहर जा रही है, तो सब स्टिमुलाई हो गया। अब मान लो लाइट लाइट आ रही है, वो भी एक स्टिमुलाई है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी एक एनर्जी है, वो इफेक्ट डाल दी है अलग पे, तो वैसे तुम्हारा स्टिमुलाई हो गया। फिर से समझा देता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारा जो स्टिमुलाई होता है एक ऐसी अलग से सोर्स होती है जो तुम्हें कहीं से एनर्जी प्रोवाइड कर, किसी भी तरीके की एनर्जी प्रोवाइड करता है वो। क्योंकि देखो, कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो प्रोवाइड होती है उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। अब देखो, एनर्जी कैसी, हीट एनर्जी हो सकती है, वो लाइट एनर्जी हो सकती है, कोल्ड भी एक एनर्जी होती है, साउंड भी एनर्जी होती है, तुम्हारी स्मेल, टच, ये सब भी तुम्हारी एनर्जी की, जैसे तुम्हें टच कर रहा है तो उसकी जो हैंड की एनर्जी होती है, गर्माहट हल्की सी, वो तुम्हारे स्किन पे आती है, वो एनर्जी जब ट्रांसमिट होती है तुम्हारे न्यूरॉन्स लेके जाते हैं, वो सब ऐसे परफॉर्म होता है। कोल्ड भी तुम्हें ऐसे टच होता है, वो सब क्या होता है, एक टाइप की एनर्जी होता है। एनर्जी को ही हम स्टिमुलाई कहते हैं या स्टिमुलस कहते हैं। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम रिसेप्टर्स। आखिर ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स दो टर्म्स होते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं जो
क्या बोलते हैं, कहीं से भी किसी भी स्टिमुलाई को कैरी करते हैं, और इफेक्टर्स होते हैं जो उस स्टिमुलाई का आंसर या फिर कह सकते हो तुम रिस्पॉन्स करते हैं। अब देखो जो रिसेप्टर्स होते हैं तुम्हारे, इसका जो बेसिक डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। दीज आर special types of some nerve cells that detect information from the environment. These are located in our sense organs. देखो जो मैंने कहा वही लिखा है इसमें, क्या कि एक ऐसे स्पेशल टाइप्स की नर्व्स होती हैं जो हमारे आसपास की जो डिटेक्शन करती हैं, क्या कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज को या फिर किसी भी टाइप का चेंज उसको डिटेक्ट करती हैं, हमारे स्पाइनल कोड या ब्रेन तक पहुंचाती हैं। अब देखो इसमें क्या क्या आती है, कहाँ कहाँ होते हैं ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। अब जो तुमने सेंस ऑर्गन्स पढ़ा होगा, बॉडी में हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं तो हमारे पास 5 टाइप्स के ही क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। अब चलो पढ़ते हैं कौन से रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, उसके नाम क्या होते हैं। देखो टाइप्स टाइप्स में सबसे पहले आता है ईयर। ईयर तुम्हारे जो कान होता है, कान से तुम क्या करते हो, सुनते हो ना, तो सुनने के लिए तुम्हें कौन सा रिसेप्टर्स चाहिए होता है, फोनो रिसेप्टर्स। फोन में बात कर रहा हूँ, फोनो रिसेप्टर्स help in hearing and maintaining the balance of the body, sorry, help in hearing and maintaining the balance of body। ये तुम्हारा जो फोनो रिसेप्टर्स होता है, थोड़ा सा मैंने तुम्हारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, क्यों कि इसके दो काम होते हैं, ये हेयरिंग के साथ साथ तुम्हारे बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। अब हम पढ़ते हैं आई। तुम्हारी जो आईज हो, आंखें, आंखें पास क्या होगा, देखो तुम अपने मोबाइल की आंखें क्या होती है, मोबाइल की आंखें क्या होती है, कैमरा। कैमरा कैमरा से तुम क्या करते हो, फोटो खींचते हो। तो हमारी आंखों के पास क्या होता है, फोटो रिसेप्टर्स। याद रखना, हमारी आंखें हमारी बॉडी की क्या है, कैमरा, और उस कैमरे से तुम क्या कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो। तो वैसे तुम्हारे आंखों के पास होता है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, तुम्हारे देखने में मदद करते हैं, तो बस और कुछ नहीं, इनके पास एक ही काम है। अब आ गया नोज। नोज क्या करता है, तुम्हें स्मेल कराने में मदद करता है। अब देखो स्मेल तुम्हारे पास, स्मेल कराने के लिए जो तुम्हारे रिसेप्टर्स होता है उसका नाम होता है ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ये इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे एग्जाम में भी, यहाँ से या तो ईयर से, दोनों से आते हैं क्वेश्चन। और नीचे तुम्हारा आ गया या तो टंग और स्किन से बहुत कम ही आते हैं, लेकिन तुम्हारे नोज और ईयर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ द स्मेल, यानी कि ऑयल फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या करता है, हमारे नोज पे पाया जाता है और क्या कहते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करने में मदद करता है। अब आता है हमारा टंग, हमारे जीभ। अब जीभ में तुम जब खाना खाते हो, बेसिकली तुम्हारा जीभ का क्या काम है, दो ही काम है जीभ का, या तो वो खाने को इधर उधर मूव कराएगा माउथ में, मिक्स कराएगा सलाइवा के साथ। दूसरा काम जीभ का क्या होता है, टेस्ट करना, जो कि मेन काम है उसका। वो क्या करता है, टेस्ट बताता है खाना कैसा है, खट्टा मीठा तीखा, जो भी है उसका टेस्ट बताता है। अब बाकी ये टेस्ट बताया तो उस पर रिसेप्टर्स होगा। रिसेप्टर्स का नाम क्या है, रिसेप्टर्स का नाम है तुम्हारा गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स इतना याद रखो, तुम जब कुछ खाते हो तो देखो, तुम्हारे जब तुम्हारे घर पे कोई भी अगर ओल्ड होगा तो जो भी कुछ ज्यादा खाना खा लेता है तो उसको गैस बन जाता है। तो देखो खाना खाते हैं तो क्या होता है, गैस, गैस्ट्रेटरी, यानी कि जो टेस्ट आता है खाना खाते जब टेस्ट आता है उसमें क्या होता है, फिर गैस बनती है, तो गैस से क्या होता है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। याद करने की ट्रिक है बस, और कुछ वैसे लॉजिक नहीं है कोई इसका। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स तुम्हारे कहा होता है, टंग पे होता है, जो क्या करते हैं, टेस्टिंग में मदद करता है तुम्हारे, हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। अब स्किन, तुम्हारी जो स्किन, अब स्किन पे तुम्हारे बेसिकली क्या काम होता है, तुम्हारा काम नहीं, स्किन का काम। तुम तो भाई अपने स्किन पे क्या करते हो, कुछ लड़कियां होंगी वो क्या करती है, मेकअप वुकअप करती है, लड़के भी आजकल मेकअप करते हैं, वो काम नहीं, स्किन का वो काम नहीं होता। स्किन बेसिकली होती है तुम्हारे टच सेंस के लिए, जो तुम्हारे तुम्हारे फोन की स्क्रीन होती है, वैसे तुम्हारे हैंड, शरीर के अंदर जो स्किन होती है उसका भी यही काम होता है। तुम जब स्क्रीन पे टच करते हो फोन के, तो फोन क्या करता है, उससे रिएक्ट करता है, उस टाइप का रिएक्ट करता है। लेकिन तुम्हारे स्किन पे कोई टच करे तुम्हें पता चलेगा ना, जब तुम फोन पे टच करते हो, यहाँ टच करते हो, तो हाँ, उस फोन को पता रहता है कि यहाँ टच करा तो यहीं, यहाँ पे जो ऐप है उसको खोलना है। और वैसे तुम्हारी स्किन पे जहाँ टच होता है वैसे तुम्हें पता चल जाता है। तो उसमें हेल्प कौन करता है, उसमें कौन सा रिसेप्टर्स होता है, उस रिसेप्टर का नाम क्या होता है, उसमें हमारा होता है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स की दो काम होते हैं, कौन कौन से, पहला तो ये फील कराने में मदद करता है। अब फील भी दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, पहला फील हमारा होता है हीट और कोल्ड। अब तुम देखो कहीं तब भी तुम गर्म छूते तो भी तुम्हें पता चल जाता है, जब तुम ठंडा छूते तभी तुम्हें पता चल जाता है, और जब तुम दोनों में से कोई नहीं तो भी तुम्हें पता चलता है। कैसे, क्योंकि इसका काम है थर्मो रिसेप्टर्स कर रहा होता है ये काम, वो हीट और कोल्ड दोनों को डिटेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्टर्स, तो चलो उसको भी पढ़ लेते जल्दी जल्दी। इफेक्टर क्या होता है, देखो इफेक्टर, इसकी डिफिनेशन पढ़ते सबसे पहले। एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई फ्रॉम द नर्व सिस्टम। अब क्या, जो इफेक्टर होता है वो एक ऐसा पार्ट ऑफ द बॉडी होता है जो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। अब देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ये हमारा होता है ग्लैंड, मसल्स। जब भी हमारा जो इफेक्टर होता है वो मसल्स होता है, देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जेन्युइन और ग्लैंड।
मसल का एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हें कोई मारा है खींच के, तुम्हारे पापा मान लो मारे तुम्हारे, तो तुम्हें कैसे मारे? देखो, जैसे तुम्हारे पापा यहाँ तक उनका हाथ आया, तुम्हारे यहाँ तक हाथ आया, तुम उससे पीछे हो गए, वो हो गया तुम्हारा एक एक्शन। लेकिन तुम्हारे इफेक्ट कैसे हुआ? तुम्हारे यहाँ पे आया, तुम्हारा ये हो गया स्टिमुलाई, पापा की माँ तुम्हारी क्या हो गई? स्टिमुलाई। तुम्हारे गाल पे क्या हो गया? वो तुम्हारे रिसेप्टर्स था जो कि उसने कैच किया उस स्टिमुलाई को, वो ले गया तुम्हारे स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड से वो तुम्हारे वापस आया ऐसे करके इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या किया? तुम्हारे इस बॉडी पोस्चर को पीछे किए, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया इफेक्टर। तो यही जो तुम्हारी बॉडी पोस्चर पीछे हो गई, ये तुम्हारा था इफेक्टर। अब देखो, इफेक्टर दोनों तरीके से होते हैं, या तो किसी ग्लैंड की मदद से हो, कोई ग्लैंड या फिर कोई ऐसा तुम्हारे हार्मोन्स रिलीज हो जिसकी वजह से तुम्हारा कोई बॉडी उस तरह का वर्क करे, या फिर कोई मसल का एग्जांपल भी मैंने तुम्हें दिया था। अब देखो, अब पढ़ते हैं न्यूरॉन्स। आखिर जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं, इसमें सबसे एक सेल्स फॉर्म करती है जिनका नाम है न्यूरॉन्स। अब देखो, इस न्यूरॉन्स के बारे में कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका डायग्राम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में लिखा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, यानी कि सबसे छोटी कह सकते हो, सबसे छोटी यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, क्या? न्यूरॉन। अब समझो न्यूरॉन, अब इसके बाद सेकंड क्या लिखा है? न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, यानी कि न्यूरॉन बहुत ही हाईली और स्पेशलाइज्ड सेल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है हमारी बॉडी में, एक ऐसा सेल्स जो कि सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है, इसीलिए वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कहलाता है। अब आया तीसरा पॉइंट, क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। कहानी स्पेशलाइज क्यों? क्योंकि वो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करता है, ये सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। सिग्नल का ट्रांसमिशन हमारे न्यूरॉन सेल्स की मदद से ही होता है। अब देखो, अब पढ़ेंगे ये लास्ट, यानी कि फोर्थ, हमारा जो 4 पॉइंट लिखा है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। ये तुम्हारे एमसीक्यूज में आता है बेसिकली, या तो तुम्हारे बोर्ड के एमसीक्यूज में आ सकता है, या फिर तुम्हारे स्कूल टेस्ट के एमसीक्यूज में ही आता है। बेसिकली एमसीक्यूज में आएगा 1 नंबर एमसीक्यूज, या तो तुम्हारे शॉर्ट आंसर में कभी भी चला आता है स्कूल एग्जाम के। देखो, इसमें लिखा है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तुमसे पूछेगा नेम द सेल विच इज लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व्स, न्यूरॉन। अब देखो, ये तो हो गई इनके बारे में कुछ जानकारी, न्यूरॉन्स, आखिर न्यूरॉन क्या होते हैं, उनमें क्या क्या फीचर होते हैं, सब जानेंगे। अब इसके डायग्राम को पढ़ते हैं, डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो बेसिकली जो न्यूरॉन का डायग्राम होता है कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा तुम देख पा रहे होगे। अब देखो, इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा क्या, ये बीच में तुम्हें दिख रहा है ना गोला सर्कल होल टाइप का, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये एक सेल का न्यूक्लियस होता है। अब ये सेल तुम्हारी से लंबे टाइप की होती है, इतना याद रखना। जो तुमने क्लास 9 में जो सेल पढ़ा होगा वो तुम्हारा होगा छोटा, ऐसे गोल गोल के अंदर एक न्यूक्लियस तुम्हारा बना होगा, वो सेल। अब ये हो गया हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो सेल होता है वो ऐसे तुम्हारा लंबे टाइप में होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वहाँ आगे एक साइड में होता है। और इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं सेल बॉडी, और सेल बॉडी के अलावा इसको हम कहते हैं सोमा, SOMA, सोमा। सोमा बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे स्कूल में बेसिकली बताया नहीं जाता, लेकिन इसको सोमा भी कहते हैं। सेल बॉडी को हम लोग सोमा भी कहते हैं। सेल बॉडी कहाँ से कहाँ तक होती है? ये तुम्हारा आगे का पूरा हमारा क्या होता है? सेल बॉडी। अब देखो, ये तो तुम्हें बिजली टाइप के तार टाइप पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये सब, ये जो ऐसे फैले हैं, जैसे मान लो तुम्हारा हो गया ये सेल बॉडी हो गई, और यहाँ से तुम्हारा जैसे उंगली टाइप का फैला नहीं है ये, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है? बेसिकली तुम्हारा सिग्नल्स को कैच करता है। उसका तुम्हारा क्या आता है? ये जो पतली से तुम्हारे दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग एक्सॉन टर्मिनल। ये जो पतली से यहाँ तक की जो पाइप तुम्हें से लग रही है, इस वाले पार्ट्स को जोड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सॉन टर्मिनल। और ये तुम्हारी जो बेसिकली जो डब्बे टाइप के दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं श्वांश। इसके अंदर जो छोटे छोटे इसको श्वांश कहते हैं। और इसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या करता है? न्यूरॉन्स के ट्रांसमिशन को फास्ट कर देता है। ये जो डब्बे में दिख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। हाँ, लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसे कहते हैं माइलिन शीट। और जिसके अंदर छोटे छोटे तुम्हें सेल दिख रहे हैं, इसे कहते हैं श्वान सेल। ये तुम्हारी क्या करता है? सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में मदद करता है, ये फास्टर करता है, सिग्नल्स के ट्रांसमिशन फास्ट कर देता है। अब इसके बाद तुम्हारा आता है ये लास्ट, इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। और इस नर्व एंडिंग में जो गोल गोल तुम्हारे छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोड्स। अब देखो, अब मैं इनका वर्क बताता हूँ। तुम्हारा जो बेसिकली जो सिग्नल इंटर करता है वो करता है डेंड्राइट से। तुम्हारी उंगली तुमने से मान लो इसकी उंगली है, तुम्हारे हाथ का देखो यहाँ तक का जो तुम्हारा डायग्राम दिख रहा है, इसको मान लो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का डायग्राम। ये हो गया तुम्हारा डेंड्राइट, सारी उंगलियां क्या होंगी? डेंड्राइट। बीच वाला तुम्हारा ये जो हो गया ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं? सेल बॉडी, जिसको हम लोग कहेंगे। इसके अंदर बीच में एक सर्कल जो कि तुम्हारा क्या हो गया? हमारा न्यूक्लियस।
अब तुम्हारी जो सिग्नल्स है वो यहाँ से आई, डेंड्राइट के थ्रू वो इंटर की तुम्हारे सेल में, सेल पर डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी में जाएगी, सेल बॉडी में फंक्शन होगा, फंक्शन होने के बाद उसके बाद वो न्यूक्लियस पार करते हुए यहाँ तुम्हारे एक्सॉन में आएगी। जो तुम्हारी एक्सॉन है, ये एक्सॉन क्या करेगा, उसको इस सेल बॉडी से ट्रांसमिट करेगा नर्व एंडिंग की तरफ, और बीच में तुम्हारी जो माइलिन शीट है उसको स्पीड को फास्ट कर देंगे, और उसके बाद जैसे तुम्हारा वो नर्व एंडिंग के पास आएगा, नर्व एंडिंग के पास आते ही वो सबसे पहले जाएगा तुम्हारा क्या, एक जो साइनेप्टिक नोड्स, यहाँ से क्या होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल तुम्हारी केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो डेंड्राइट क्या करता है, ये तुम्हारे केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज करता है, और साइनेप्टिक नोड्स क्या कहते हैं, ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल्स में चेंज करते हैं। इतना याद रखना। फिर से बता दूं, तुम्हारे जो डेंड्राइट होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ये न्यूरॉन सेल है इसके अंदर केवल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही पास फ्लो कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। उसके बाद हमारा इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर जब जाते हैं यहाँ साइनेप्टिक नोड के बाहर, तो तुम्हारा क्या कहता है, केमिकल सिग्नल्स में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में केमिकल सिग्नल्स ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा न्यूरॉन सेल है इसके अंदर केवल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसीलिए हाईली स्पेशलाइज सेल है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आखिर न्यूरॉन के कितने टाइप्स होते हैं, ये तो न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया हमने, न्यूरॉन के डायग्राम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली न्यूरॉन्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन, तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन। बेसिकली मान लो तुम्हारा हो गया सेंसरी न्यूरॉन और ये तुम्हारा मोटर न्यूरॉन। अब इन दोनों को कनेक्ट करने वाला हमारा इंटर न्यूरॉन। ये कुछ ऐसा होता है, ये तुम्हारा सेंसरी, ये मोटरी हो गया कनेक्ट करने वाला, और तुम्हारा ये हो गया इंटर न्यूरॉन। हमारा हो गया क्या, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी मोटरी, बीच में हमारा क्या हो गया, इंटर न्यूरॉन, दोनों को जोड़ता है। अब देखो, अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन, इसकी डिफिनेशन क्या लिखी, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है वो क्या करता है, हमारे सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में, इम्पल्स के ट्रांसमिशन में मदद करता है नर्व सेल के। और ये कहाँ से कहाँ तक करता है, रिसेप्टर्स, यानी कि तुम्हारा स्टार्टिंग जहाँ से आया, स्टिमुला जहाँ से आया उसको लेके जाएगा कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। हमारा जो रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाएगा वो कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स। अब वहाँ सेंसरी न्यूरॉन से वो किस में जाएगा, इंटर न्यूरॉन्स में। इंटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या करेगा, उस सिग्नल्स को उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और रिस्पॉन्स जनरेट करके वो तुम्हारे मोटर न्यूरॉन्स में भेज देगा। लेकिन उस भेजते वक्त वो क्या करेगा, उसके एक एज ए मेमोरी टाइप तुम्हारे ब्रेन को भेज देगा, और तुम्हारे ब्रेन में वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब तुम्हारा आता है मोटर न्यूरॉन्स। आखिर इंटर न्यूरॉन्स तो हो गया, मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स और ग्लैंड। ये क्या करता है, तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर तुम्हारा जो मैसेज होता है, यानी कि जो आंसर या फिर रिस्पॉन्स जो तुम कहते हो, वो तुम्हारा लेके जाता है मसल्स और ग्लैंड तक। मसल और ग्लैंड क्या होते हैं, हमारे इफेक्टर्स। ये क्या करते हैं, इफेक्ट जनरेट करते हैं। जैसे मान लो तुमने किसी गर्म चीज को टच किया, तुम्हारा इफेक्ट क्या होगा, तुम हाथ पीछे कर लोगे, तुम्हारा इफेक्ट हुआ। और स्टिमुला क्या हुआ, गर्म चीज। और तुम्हारे रिसेप्टर्स क्या होगा, तुम्हारी स्किन में क्या होगा, थर्मोरिसेप्टर्स क्या किए, तुम्हारे हीट को डिटेक्ट करके वो तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे गए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या किया, वो वापस उसका रिस्पॉन्स जनरेट किया, और तुम्हारे क्या हुआ, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू तुम्हारे इफेक्टर्स क्या हो गया, मसल्स क्या हुआ, पीछे आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा एक इसका एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कि कौन कौन से न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या उसका काम होता है, मैंने पूरा बता दिया। अब देखो, अब आ जाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आखिर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है। देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेसिकली दो नर्व्स के बीच की स्पेस, नर्व्स और एक मसल्स के बीच की स्पेस होती है। देखो, इट इज अ साइनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल्स एंड ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स एंड मसल्स। मोटर न्यूरॉन्स की जो एंड होती है और मसल्स, यानी कि तुम्हारे जो मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स तुम्हारे क्या होता है, मसल या ग्लैंड, उनके बीच का जो कनेक्शन होता है, उनके बीच जो डिस्टेंस, उसको कहते हैं साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके बीच जो कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मान लो तुम्हारी ये मोटर न्यूरॉन्स है, ये मोटर न्यूरॉन्स, और तुम्हारे इसके बाद यहाँ पे क्या है, तुम्हारा मसल्स, इसके बीच जो कनेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे, आखिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद और दूसरा टॉपिक। तो जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है एक्शन। आखिर हमारे बॉडी में जो एक्शंस होते हैं वो कौन से एक्शंस होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं और कैसे कैसे वो जगह पे होते हैं। सबसे पहले हमारा एक्शन आता है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन बेसिकली एक ऐसा एक्शन होता है जिन पे टोटली हमारा कंट्रोल होता है। देखो यहाँ लिखा भी है साफ साफ, दी एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन वेल, यानी कि हमारे खुद के, मतलब हमारे माइंड से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कब करना है कब नहीं करना। और देखो, इसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, यानी कि हम सोच कर सकते हैं। दूसरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, यानी कि ब्रेन हमारा थिंकिंग, यानी सोच भी सकते हैं, और ब्रेन में हमारे मैसेज भी हमारे स्टोर हो जाता है कि हमने क्या किया है।
इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो हो गए वॉल की। तुम चलते हो ना, तुम सोचते हो तब तो चल पाते हो कि हाँ मुझे चलना है। लिखते हो नहीं कि जो सोचते हो वही तो लिखते हो। डांसिंग, तुम्हें डांस करना होता है तभी तुम डांस करते हो, नहीं कि तुम दिन भर डांस करते रहते हो। और उसके बाद आता है इनवॉलंटरी एक्शन। ये कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इस पे हम कभी रोक नहीं सकते। ये तभी रुकते हैं जब तुम मर जाते हो। हाँ, तो देखो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो होती है दीज एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, यानी कि जो कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, यानी कि जो एक्शंस होते हैं वो खुद की मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हम। देखो इसमें हमारी थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व, यानी कि हम सोच नहीं सकते इसके बाद इसको कि हम सोच रहे हैं, सोच लिए अब इसके बाद ये हम करेंगे। जब हम उसको रोक ही नहीं सकते तो सोच के करेंगे कैसे, ये सोच। अब उसमें ब्रेन इज इन्वर्टेड मतलब ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ब्रेन को पता होता है कि हाँ ये वर्क हो रहा है, इसका मैसेज उसके पास रहता है, मैसेज रहता है, लेकिन ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें नहीं रहता। अब एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? एग्जाम्पल होते हैं पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि पंपिंग ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट बीट जो तुम्हारी धड़कती है ना, वो कैसे? वो तुम्हारी दिल लगा धड़कना, तुम सोचो दिल धड़कना 2 मिनट के लिए, तुम्हें कह रहा हूँ रोक लो, क्या तुम रोक पाओगे? रोक मत लेना, मैंने कब तुम सच में रोक लो और तुम सच में रोक लो फिर हो जाए तुम्हारा। तो रोकना नहीं, वैसे तुम रोक भी नहीं सकते। जब तक तुम सच में नहीं रुक जाते अपनी लाइफ से तब तक तुम इसको नहीं रोक सकते। अब देखो तुम्हारा उसके बाद पंपिंग ऑफ ब्लड, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट बेसिकली कौन सी मूवमेंट होती है याद करो? पेरिस्टैटिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसमें हमारा जो ईसोफेगस होता है वो कभी पास आता है कभी दूर जाता है, पास आता है कभी दूर जाता है। कंजप्शन रिसेप्शन, कंजप्शन रिसेप्शन, वो मूवमेंट हमारे कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। वो भी हम रोक नहीं सकते, वो हमारी बॉडी में अभी भी हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं है, उसे ना हम रोक सकते ना कर सकते। अब वैसे देखो, अब हमारा जो तीसरा एक्शन आता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में हमारे, इससे हम अपनी बॉडी को बचा पाते हैं। देखो कैसे, वो देखो इसमें लिखा गया है दीज एक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन वेल, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड कैसे इन्वॉल्व हो गया इसमें? यहाँ तक तो सीधा ब्रेन 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 था, अब यहाँ स्पाइनल कॉर्ड कैसे आ गया? इसमें कह तो रहा है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये तो सही है मान लो। थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, जब कंट्रोल नहीं है तो थिंकिंग भी नहीं होगी, पहली जाहिर सी बात है। अब स्पाइनल कोड कैसे इन्वॉल्व होता है ये देखो। अभी तो मैंने एग्जांपल बताया था, इसमें तुम्हारा जो क्या होता है रिसेप्टर्स होते हैं वो तुम्हारे स्टिमुलाई रिसेप्टर्स के पास क्या आता है, सिग्नल्स ऐसे आते आते तुम्हारे स्पाइनल कोड तक आता है। स्पाइनल कोड क्या करता है, तुम्हारे जो स्टिमुलाई होता है उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है, लेकिन तुम्हारे मैसेज ऐसा ब्रेन तक पहुंचाता है। इसमें भी क्या होता है, ब्रेन, तुम्हारा जो ब्रेन होता है उसके पास केवल मैसेज जाता है लेकिन वो कोई फंक्शन नहीं कर पाता, वो केवल वैसा मैसेज स्टोर कर पाता है उस मोमेंट को। और जो फंक्शन वहां पे करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है, वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है तुम्हारा। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या होता है तुम्हारे, विड्रॉ ऑफ हैंड विद टचिंग ऑफ हॉट वाटर। देखो जब भी तुम किसी गरम गरम मान लो गरम पानी गरम तवे को छू रहे हो, तुम्हारा हाथ पीछे आ जाओ ऑटोमेटिक। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम किचन में जा रहे हो, अभी मम्मी से कहा मम्मी हटो आज मैं खाना बनाऊंगा, आज मैं रोटी बनाऊंगा। अब तुम गए, जैसे तुमने रोटी को छुआ और तवे को तुम्हारा हाथ लगा, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक पीछे आ गया। कैसे आया? देखो जब भी तुमने उसे छुआ तवे को, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक पीछे आ गया बिना चाहे। कैसे? ये रिफ्लेक्सेशन के कारण हुआ, तुम्हारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। अब देखो, अब इसमें अगर तुम्हारा थिंकिंग इन्वॉल्व हो गया, मान लो ब्रेन के पास ब्रेन को एज ए मैसेज ना स्टोर करके इसे ऐसे फंक्शन करे, तो जब तक तुम हाथ हटाओगे तो तुम्हारा हाथ पूरा जल जाएगा। इसीलिए इस बॉडी को सेव करने के लिए, बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें हमारा केवल स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है जो कि बहुत फास्ट रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है हमारे स्टिमुलाई का। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा एक्शंस। अब ये सब क्या थे, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सारे पार्ट उसके अंदर आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट से। अब आगे हमारे ब्रेन। ब्रेन हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन हमारा क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन। अब देखो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन में ब्रेन की कुछ जानकारी लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेन इसके रीजंस क्या होते हैं, ब्रेन में कौन कौन से रीजंस होते हैं। देखो ब्रेन में सबसे पहले हमें क्या लिखा, लोकेटेड इनसाइड द स्कम। जो हमारा ब्रेन होता है वो स्कल के पीछे होता है, इनकी एक हड्डी होती है ना खोपड़ी, उसके अंदर होता है। अब उस पर क्या आता है, ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फ्लूइड विद द सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड। अब इसमें देखो ये सब पढ़ने की फालतू है, अब मैं बताता हूँ क्या होता है। ब्रेन हमारा एक स्कल के अंदर होता है, यानी खोपड़ी के अंदर होता है हमारे, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं हिंदी में, और इसको स्कल इंग्लिश में स्कम कहते हैं, उसके अंदर होता है। और उस पर 3 मेम्ब्रेन
3 मेम्ब्रेन से ब्रेन सराउंडेड होता है, उसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड। क्यों? और ये फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है। अब देखो मैकेनिकल शॉक कैसे, मान लो तुम कहीं लड़ गए दीवार में, तो तुम्हारे अंदर जो गया तुम्हारे ब्रेन तक डायरेक्ट अगर ये पहुंच गया, ये अगर तुम्हारे ब्रेन तक डायरेक्ट शॉक पहुंच गया, तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है। अब इसलिए इसके बीच में क्या होता है, तुम्हारे इसका 3 मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होता है। क्या फ्लूइड भरा होता है? जो तुम्हारा शॉक होता है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर। और फ्लूइड का क्या नाम होता है? सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड। याद रखना, तुम्हारे एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर दोनों के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और तुम्हारे बोर्ड और स्कूल एग्जाम्स दोनों में आता है। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारे ब्रेन की जानकारी कुछ। अब हम पढ़ते हैं आखिर ब्रेन में जो रीजन्स कितने होते हैं और उसके नाम क्या होते हैं। ब्रेन में बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट्स में होता है, 3 रीजन्स में होता है। कौन कौन से? मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा आगे होता है, नाम ही आ गया फोर तो आगे होगा। मिड ब्रेन यानी कि बीच में होगा। हाइंड ब्रेन हमारा पीछे होगा। देखो फोर ब्रेन आगे होगा, मिड ब्रेन बीच में होगा, हाइंड ब्रेन पीछे होगा, नाम से ही आ गया। फोर मतलब आगे, मिड मतलब बीच में, हाइंड मतलब पीछे। ये तो होगा हमारा रीजन ऑफ। अब देखो इस रीजन को भी पढ़ते हैं कि हमारे फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब चलो पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फोर ब्रेन के बारे में। आखिर फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, उसके पार्ट्स में क्या क्या चीज होती है, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हमें पहले इसके पार्ट्स देखे आगे फोर ब्रेन क्या क्या कंटेन करता है अपने अंदर। सबसे पहले सेरिब्रम कंटेन करता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। उसके बाद हमारा आता है थैलेमस, उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेरिब्रम। देखो सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो पढ़ते हैं, साइट ऑफ मेंटल एबिलिटी एंड कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरीज, रिकॉलिंग और क्या बोलते हैं प्रिसेप्शंस एंड इमोशंस एंड स्पीच। यानी कि जो हमारा सेरिब्रम है वो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। क्या? इमोशंस, बोल यानी कि हम कैसे जो बोल रहा हूँ मैं तुम्हें अभी, ये सब वो मेरे सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। थिंकिंग की पावर यानी कि, और क्या बोलते हैं रिकॉल यानी कि याद करने की पावर, इस मेमोरी को स्टोर करने की पावर, ये सब क्या कर रहा है? सेरिब्रम कर रहा है। उसके बाद क्या है? इंटरप्रेट्स व्हिच इज सेंसेशन एंड व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर पेन, कोल्ड, हीट एंड प्रेशर। यानी कि इसमें अब सेकंड में बोल रहा है कि जो ये हमारा जो हमें दर्द होता है, कभी कभी ठंडे लग जाते हैं, गर्मी लगती है, टेम्परेचर मेंटेन, ये सब कौन करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या काम होता है? वो क्या करता है, हमारे जो सेंसेशंस होते हैं हमारी बॉडी में, कैसे पेन के, कोल्ड के, हीट के, प्रेशर के, ये सब कौन किसकी वजह से पता चलता है? सेरिब्रम की वजह से। अब तुम्हारी बॉडी में कुछ लोब्स होते हैं। कौन कौन से लोब्स? तुम्हारी बॉडी जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के कुछ लोब्स होते हैं। कौन कौन से? चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा था फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के बारे में पढ़ेंगे। फ्रंटल लोब क्या है? साइट ऑफ मेमोरी, लर्निंग एंड रिजॉल्विंग, कोऑर्डिनेट्स स्पीकिंग। ये क्या होता है? फ्रंटल लोब में बेसिकली क्या काम होता है? सेरिब्रम का ही पार्ट है, लेकिन फ्रंटल लोब जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, ये कुछ कुछ लोब्स में डिवाइड है हमारा ब्रेन। उसमें हमारा सबसे पहला क्या आता है? फ्रंटल। फ्रंटल लोब यानी कि जो आगे होगा। फ्रंटल लोब साइट ऑफ मेमोरी, लर्निंग एंड रिजॉल्विंग विच कोऑर्डिनेट्स एंड स्पीकिंग। जो फ्रंटल लोब होता है वो स्पीक यानी बोलने में हमारी मदद करता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, क्या बोलते हैं मेमोरी को स्टोर करने में मदद करता है, और लर्निंग याद करने में मदद करता है बोलने में। उसके बाद हम टेम्पोरल लोब। जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है इसमें क्या होता है? रिसीव्स सेंसेस ऑफ स्मेल्स, हेयरिंग, हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग, स्पीक। ये क्या करता है? एक तरीके से मदद करता है, कोई बोल रहा है किसी लेक्चर से, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम जो सुन रहे हो, ये तुम जो सुन रहे हो उसको समझ रहे हो, किसकी वजह से? टेम्पोरल लोब की वजह से। टेम्पोरल लोब की वजह से तुम उसको सुन के समझ पा रहे हो। और उसके बाद क्या है? सेंस ऑफ स्मेल यानी कि स्मेल, हीटिंग, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? टेम्पोरल लोब की वजह से। अब देखो अब आता है हमारा थर्ड लोब। कौन सा? पैरिटल लोब। पैरिटल लोब क्या कहता है? बेसिकली रिसीव सेंस ऑफ पेन, टच, टेम्परेचर एंड प्रेशर, गस्टेटरी एरिया रिसीव सेंस ऑफ टेस्ट। अब देखो बेसिकली जो तुम्हारा पैरिटल लोब होता है वो थोड़ा सिमिलर होता है तुम्हारा किसी वजह से फ्रंटल लोब की वजह से, लेकिन इसमें एक चीज और होता है। क्या? इसमें तुम्हारा जो गस्टेटरी एरिया होता है, तुम्हारी जो टंग के अंदर जो रिसेप्टर्स होता है, अभी तुमने जो पढ़ा, तुम्हारे टंग के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। वो क्या करते हैं? उसमें जो टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, उसको हमारे ब्रेन में जो पहचानता है टेस्ट, कौन सा टेस्ट है, वो क्या करता है? वो कौन सा लोब करता है? हमारा पैरिटल लोब। पैरिटल लोब का क्या काम होता है? वो टेस्ट को पहचानता है, कौन से गस्टेटिक एरिया में भी वर्क करता है, वो पेन को फील करने में मदद करता है, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब में फील करने में मदद करता है। उसके बाद आता है लास्ट कौन सा लोब होता है? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है? ये विजुअल एरिया से, यानी हमें देखते हो तुम आंख को,
आंखों को जो तुम देख पा रहे हो, पहचान पा रहे हो सब चीज, किस वजह से? ऑक्सीपिटल लोब की वजह से। क्या कहते हैं? विजुअल एरियाज रिसीव्स विच इम्पल्स फ्रॉम आईज थ्रू दी ऑप्टिक नर्व, यानी कि ऑप्टिक नर्व से जो भी सिग्नल्स आते हैं उसको रिसीव करता है, उसको प्रोसीड करवाता है और समझने में मदद करता है हमारे दिमाग को, ऑक्सीपिटल लोब। अब देखो ये शायद तो लोग के तुमने नाम पढ़ लिया, लेकिन ये लोग तुम्हारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स में होते हैं ये तुम देख लो पहले। तुम्हारा जो फ्रंटल लोब होता है वो तुम्हारे ब्रेन के आगे वाले पार्ट में होता है। ऊपर तुम्हारा टेम्पोरल लोब, उसके जस्ट नीचे तुम्हारा पार्ट दिख रहा है, इसमें होता है तुम्हारा टेम्पोरल लोब। उसका तुम्हारा जो जस्ट फ्रंटल लोब के ऊपर, यानी कि टेम्पोरल लोब के ऊपर और फ्रंटल लोब के बाद तुम्हारा कहते हैं पैरेटल लोब। अब इन सबके पीछे तुम्हारा सबसे आता है ऑक्सीपिटल लोब, सबसे पीछे ऑक्सीपिटल लोब, सबसे आगे फ्रंटल लोब, मिड में तुम्हारा जो नीचे की साइड आएगा वो आएगा टेम्पोरल लोब, और ऊपर की साइड जो आएगा वो पैरेटल लोब। अब ये सब चीज हमारे लोब की बात है। अब तुम पढ़ोगे हाइपोथैलेमस। आखिर हाइपोथैलेमस क्या होता है? अब हाइपोथैलेमस तुम्हारा बेसिकली एक क्या बोलते हैं, तुम्हें फील कराता है भूख, खाने की क्रेविंग जो तुम्हें होती नहीं है, भूख क्रेविंग, नाइट क्रेविंग, ये सब तुम्हें क्या करता है, किससे पता चलता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है तुम्हारे इस फीलिंग्स को। कैसे? देखो इसमें क्या लिखा है, कुछ पॉइंट्स लिखे उसको पढ़ते फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। इट लाइज एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम, यानी कि सेरिब्रम के नीचे नीचे पाया जाता है। और मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगा तब तुम समझ जाओगे। उस पर क्या है, इट कंट्रोल्स विच स्लीप्स एंड वेकअप साइकिल ऑफ बॉडी। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द यूगस ऑफ द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। देखो इसमें साफ साफ लिखा है जो हाइपोथैलेमस होता है वो तुम्हारी वेकअप और स्लीप टाइम को मेंटेन करता है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। अब जब भी तुम सोते हो और उठते हो, तुम्हारी बॉडी तुम सो जाते हो, उठ जाते हो, ये सब कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस। तुम्हें नींद आ रही होती है, तुम अचानक तुम्हारी आँख खुल जाती है, कैसे? ये सब तुम्हारा हाइपोथैलेमस मेंटेन कर रहा होता है। तुम्हें भूख लगती है, पानी पीने की प्यास लगती है, सब कौन किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस की वजह से। अब जब भी तुम्हें कोई डांटे कि तुम ज्यादा देर तक सोते हो, तुम ज्यादा कुछ करते हो, तो साफ साफ बोले मेरी गलती नहीं है, ये किसकी गलती है? हाइपोथैलेमस। मेरे हाइपोथैलेमस को डांटो, मुझे नहीं। वैसे ये कहना मत, तुम्हारे में बहुत मारेंगे अगर तुम ऐसा कह दिया उनको तो। इसको देखो, ये तो अगर हमारे हाइपोथैलेमस की बात। अब चलो इसके बाद पढ़ते हैं कि इसके बाद क्या आता है। अब इसको देख लो पूरा। ये हो गया फोरब्रेन के पार्ट्स, बस सेरिब्रम पर लोब्स पढ़ ली हमने। कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। कहाँ कहाँ होते हैं ये देख लिया हमने। उसके बाद हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस के बारे में देख लिया, क्या करता है वो? हमारे अंदर की जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, भूख लगने की, क्या बोलते हैं, और सोने जागने की जो साइकिल्स होती है उसको मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। और हमारे अंदर की ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब जो फीलिंग हमें आती है वो सब उसको मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। अब पढ़ने वाले हम लोग हाइंड ब्रेन, यानी सबसे लास्ट हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स क्या है सबसे पहले पढ़ते हैं। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं सेरिब्रम, मेडुला और पॉन्स। ये याद रखना, ये सेरिबेलम है और वो सेरिब्रम था। सेरिबेलम और सेरिब्रम में बहुत फर्क होता है। बच्चे में से इसी कंफ्यूज होता है कि सेरिबेलम और सेरिब्रम क्या होता है। देखो सेरिब्रम तुम्हारा थिंकिंग, रिजॉल्विंग, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सोचने में, ये सब में मदद करता है। लेकिन जो सेरिबेलम होता है, ये बेलम मतलब बैलेंस। इतना रखना, बेलम से तुम्हारा क्या होगा? बैलेंस। सेरिबेलम हमेशा तुम्हारी बॉडी पोस्चर को बैलेंस करता है। तुम्हारे जो तुम साइकिल चला पाते हो, बाइक चलाते हो, ये सब किसकी वजह से? तुम्हारे सेरिबेलम की वजह से। तुम खुद चल पाते हो, किसकी वजह से? सेरिबेलम की वजह से। तो ये इसका मेन डिफरेंस होता है सेरिबेलम और सेरिब्रम का। उसको होता है मेडुला पॉन्स। देखो सेरिब्रम के बारे में पढ़ लें। इट लाइज बिलो सेरिब्रम। इट लाइज बिलो सेरिब्रम। तुम्हारा क्या है? इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन, यानी कि जो मोटर न्यूरॉन्स होता है उससे कनेक्ट करता है। ये तुम्हारा मोटर फंक्शन बैलेंस बनाने को करता है। इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, यानी कि साफ साफ लिखा है, इट कंट्रोल्स पोस्चर और बैलेंस। तुम्हारी बॉडी का पोस्चर कैसा होगा, तुम्हारा बैलेंस बना रहेगा, किसी वजह से? सेरिब्रम की वजह से। इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि वॉलेंट्री एक्शन जिस पर तुम कंट्रोल कर पाते, तुम्हारे हाथ हिलाते हो, ये इधर से इधर हाथ मूव कर पा रहे हो, किसी वजह से? सेरिबेलम की वजह से। तुम्हारे पूरा बॉडी बैलेंस है, तुम ऐसे बैलेंस कर पा रहे हो, अपने हाथ को से बैलेंस करके रख पा रहे हो, किसकी वजह से? सेरिबेलम की वजह से। अब देखो मेडुला। मेडुला क्या होता है? इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम, यानी क्या कहता है, ये ब्रेन का स्टेम फॉर्म करता है। जैसे पेड़ की स्टेम होती है वैसे तुम्हारे मेडुला क्या होता है? तुम्हारे ब्रेन का स्टेम होता है। तुम्हारा ये मेडुला कहाँ पाया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में तुम्हारा होता नहीं, सेरिब्रम स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, वहां से हमारा मेडुला। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? बताया नहीं, तुम्हारा जो मेडुला होता है ब्रेन, यानी कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में पाया जाता है, उस जगह पे तुम्हारा कहता है मेडुला। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, फंक्शंस एंड लाइक हियरिंग, इट हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन, सलाइवेशन, वॉमिटिंग।
ये क्या करता है, तुम्हारे इनवॉलेंट्री एक्शन यानी जिस पे तुम्हारे कंट्रोल नहीं हो सकते, जैसे हमारी हार्ट बीट, उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब कैसे, उसको पंप कराने में मदद करता है, जैसे हार्ट पंप कराने में मदद करता है तुम्हारा। पर वॉमिटिंग जब आती है तो भी तुम्हारी इनवॉलेंट्री एक्शन में आ जाता है, उसमें मदद करता है तुम्हारी। तो ये सब कौन कराता है, तुम्हारा इन हमारा कराता है मेडुला। मेडुला क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन करवाता है। और सेरिबेलम क्या करता है, वॉलेंट्री एक्शन करवाता है, वॉलेंट्री एक्शन करवाता है। अब देखो तुम्हारा कहता है पॉन्स, पॉन्स क्या करवाता है, देखो इट ऑल्सो कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन। पॉन्स भी तुम्हारा मेडुला की तरह क्या कराता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कराता है। इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, और यार पॉन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन को बढ़ाता है। पॉन्स का दो काम होता है, पहला इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, दूसरा इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन को बढ़ाता है। अब देखो, अब तुम्हारा आगे स्पाइनल कोड। आखिर स्पाइनल कोड होता क्या है, स्पाइनल कोड क्या है तुम्हारा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। स्पाइनल कोड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है तुम्हारा, बीइंग इट कंटिन्यूअस विथ अ मेडुला। इट इज इनक्लोज्ड इन अ bone case called vertebral column, vertebral column। इसकी स्पेलिंग को तुम याद रखना, VETREBRAL, vertebral column, COLUM कॉलम, वेटिवेरल कॉलम। तुम्हारा जो स्पाइनल कोड होता है वेटिवेरल कॉलम नाम के बोन्स के अंदर कैप्चर रहता है, जिससे वो प्रोटेक्ट रहता है तुम्हारे स्पाइनल कोड। क्योंकि स्पाइनल कोड अगर तुम्हारा ब्रेक होगा तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ पूरी चली जाएगी। तो वो तुम्हारा था, इट्स सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन कॉल्ड तुम्हारा मैग्नीज। ये तो मैंने तुम्हें पहले बताया था, जो हमारा सेरिब्रम होता है वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, किसकी वजह से, कौन सा मेम्ब्रेन, मैग्नीज। उसमें तुम्हारा कहता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने तुम्हें भी कुछ देर पहले बताया होगा कि तुम्हारा जो होता है ना हीट, तुम्हारे रिसेप्टर जहाँ क्या बोलते हैं, रिसेप्टर जो भी होते हैं तुम्हारे उसको कैच करते हैं, तो लेके जाते हैं तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन से तुम्हारा जाता है इंटर न्यूरॉन से तुम्हारे मोटर न्यूरॉन से तुम्हारा क्या होता है इफेक्टर तक आता है, ऐसा करके। तो यहाँ पे वही लिखा है इट। इसका डेफिनेशन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क की मेन डेफिनेशन क्या होती है, द पाथवे थ्रू विच नर्व्स इम्पल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो इसका पाथ क्या होता है, पाथ ये आपसे याद रखना, ये तुम्हारे एग्जाम में आता है। हार्ट, जैसे देखो हीट है, तुम्हारा क्या हो गया, स्टिमुला है। उसके बाद तुम्हारा रिसेप्टर्स हो गया, रिसेप्टर्स तुम्हारे मान लो जैसे स्किन का रिसेप्टर हो गया, थर्मो रिसेप्टर्स। स्किन का रिसेप्टर तुम्हारा क्या होगा, स्पाइनल कोड, स्पाइनल ऑर्गन्स, तुम्हारा इफेक्टर ऑर्गन, क्या होगा तुम्हारा रिस्पॉन्स। तो स्पाइनल ऑर्गन्स और इफेक्टर ऑर्गन्स के बीच में तुम्हारा, इफेक्टर ऑर्गन्स तुम्हारा आ गया मसल्स ये सब, और स्पाइनल ऑर्गन्स में तुम्हारा न्यूरॉन्स आ गए, तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये सब तुम्हारे स्पाइनल न्यूरॉन्स में आ गए। अब देखो, अब पढ़ेंगे आखिर हमारे रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों रिफ्लेक्स एक्शन हमारे लिए जरूरी होता है। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिन etc in sudden response is required। लिखा है, जब भी तुम किसी गर्म चीज को छूते हो, अगर गलती से तुम गर्म चीज को छू लेते हो या फिर किसी पिन को छू लेते हो, तुम्हें एक सडन एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नहीं हुई तो तुम्हारा हाथ या तो जल जाएगा, अगर तुम गर्म चीज छू रहे हो। अगर पिन करो तुम्हारे पिन अंदर चली जाएगी। अगर तुम जैसे तुम्हारा हल्का सा टच होगा, तुम्हारा हाथ पीछे नहीं हुआ तो पिन अंदर चली जाएगी। इसलिए तुम्हारा एक सडन रिस्पॉन्स की जरूरत होती है तुम्हें। जब तुम्हारे साथ गर्म चीज तुम टच कर लेते हो, तुम्हें सडन रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, या फिर तुम पिन टच कर लेते हो, तुम्हें सडन रिस्पॉन्स आएगी। तुम्हें एज अ एक डिफेंस सिस्टम होता है तुम्हारा, कि तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिक कर लेती है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि मैं हाथ पीछे करूँ, ऑटोमेटिक तुम्हारी बॉडी पीछे कर लेती है हाथ। तो ये उसकी नीड होती है। अब देखो, रिफ्लेक्सेशन इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होता है। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को करवाता है, लेकिन जो मैसेज होता है वो एज अ ब्रेन हमारे स्टोर होता है। अब देखो, सो दैट टाइम टेक फ्रॉम एक्शन इज रिड्यूस, क्योंकि जब स्पाइनल कोड से ही वापस वो चला आएगा सिग्नल्स और बस मैसेज जाएगा, तो टाइम टेकन जो ब्रेन तक का जाने का वो तो कम हो गया ना, तो इसलिए इसमें टाइम कम लगता है और जल्दी एक्शन होता है। अब देखो, अब पढ़ते हैं ग्लैंड के बारे में। ये तो उसकी बात थी रिफ्लेक्सेशन की। अब पढ़ते हैं ग्लैंड, आखिर ग्लैंड क्या होते हैं और कौन कौन से ग्लैंड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ये पढ़ते हैं। देखो, जो ग्लैंड होते हैं, अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर, अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच secrete a specific substance in a body. A gland is made up of a group of cells or tissue। हमारा जो बेसिकली ग्लैंड होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी में कोई एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कराता है। या तो वो बना होता है ग्रुप ऑफ सेल से, या फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू से। ग्रुप ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ टिश्यू दोनों से या तो ग्रुप ऑफ सेल से कहीं बना होगा, या तो ग्रुप ऑफ टिश्यू से बना होगा, कोई कंफर्म नहीं। अब देखो, ये तो होगा ग्लैंड के बारे में। अब पढ़ेंगे ग्लैंड के टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं, ह्यूमन बॉडी में होते हैं। देखो, बेसिकली ग्लैंड जो होता है वो दो टाइप्स होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन।
इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में बेसिकली होता है, जो एक्सोक्राइन होता है वो क्या बोलते हैं, उसके पास डक्ट नहीं होता, और जो इंडोक्राइन होता है उसके पास डक्ट होता है। अब देखो ये पढ़ते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड ये तुम्हारी बॉडी, इसका एक डेफिनेशन पढ़ लो। इन अ ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड विच इज प्रोड्यूसेस वेरियस वर्च हार्मोन्स कॉल्ड अ इंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि ऐसा ग्लैंड जिसके पास, जो कि बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराता है, उसे इंडोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड कहते हैं, और जो केवल एक हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराता है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये भी डिफरेंस होता है तुम्हारा, इसको भी याद रखो। अब देखो, अब पढ़ते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। ये देखो, पहला ग्लैंड होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में पिनल ग्लैंड। पिनल ग्लैंड, उसके बाद हमारा आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, उसके बाद टेस्टिस और ओवरी। अब देखो, बेसिकली ये सारे तो कॉमन होते हैं यहाँ तक, एड्रेनल तक, लेकिन जो टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस होता है हमारे मेल में और ओवरी होता है फीमेल में। ये दोनों क्या होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। और तुम्हारे जो एड्रेनल होता है, ये कैसा, तुम्हारा जब भी तुम्हारा एड्रेनल एक्टिव होगा, ये क्या करेगा, तुम्हारी हार्ट रेट को बढ़ा देगा, तुम्हारी अदर बॉडी फंक्शन को रोक के तुम्हारे हार्ट रेट, ये सब चीज़ों को बढ़ा, जिससे तुम्हें ज़्यादा एनर्जी मिले, और तुम्हारा सारा एनर्जी किसी एक चीज़ में लगा। जैसे मान लो एड्रेनल कब काम करता है, जैसे मान लो तुम जा रहे हो रास्ते पे सीधा, अब पास में हमारे कुत्ता है, और कुत्ता तुम्हें दौड़ा लिया, और तुम क्या करोगे, या तो उससे फाइट करोगे या तो तुम उससे भाग जाओगे। देखो, इसे कहते हैं फाइट और रन, यानी कि फाइट, या तो तुम फाइट करोगे तो रन करोगे। फाइट एंड फ्लाइट एक्शन, ये क्या होता है, हमारा एड्रेनल करवाता है। कैसे, या तो तुम भागोगे या तो कुत्ते से लड़ाई करोगे। अगर तुम कुत्ते से लड़ाई, तो उसकी तुम पावर चाहिए, तो तुम्हारा एड्रेनल एक्टिव हो जाएगा। अगर तुम भागोगे, तुम्हारी एड्रेनल एक्टिव होगी, क्योंकि तुम से डर गए और तुम्हारी सारी पावर तुम्हारी लेग्स में आ जाएगी, तुम्हारी पावर सारी, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तुम देखो, जब भी तुम दौड़ते हो तुम्हारी एड्रेनल एक्टिव हो जाती है, और तुम क्या बोलते हैं, ज़्यादा तेज दौड़ पाते हो। अगर तुम मान लो नॉर्मली, वैसे नॉर्मली तुम 2 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ पाते हो, 2 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ पाते हो मान लो। लेकिन जब तुम कुत्ता खेलते तुम वही चीज़ 4 घंटे, तुम 2 घंटे में करीबन 5 से 6 किलोमीटर दौड़ लिए। तो वो होता है डिफरेंस एड्रेनल और वैसे चीज़ का। अब जब भी तुम देखो कोई एथलीट्स एड्रेनल का इंजेक्शन लगवाता है, जो कि बेसिकली स्पोर्ट्स में बैंड होता है। क्यों? क्योंकि एड्रेनल लगवाने से उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, तो उनके अंदर उनकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है। इसीलिए हमारे स्पोर्ट्स में जो एड्रेनल की इंजेक्शन होती है वो बैन होती है। अब देखो, अब पढ़ते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। आखिर फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ये सिंपल ही होता है, ऐसा कुछ है, कुछ खास नहीं है। फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर शुगर लेवल में ज़्यादा हो गया तो पेनक्रिया एक ऐसा ग्लैंड माइलेज या फिर ग्लैंड रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हमारा वो शुगर लेवल डाउन है। अगर शुगर लेवल ज़्यादा डाउन हो गया तो एक ऐसा पेनक्रिया ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा सब्सटेंस, जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाएगा शुगर लेवल। तो ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें पेनक्रिया क्या रहता है, फीडबैक मैकेनिज्म पेनक्रिया की मदद से होता है। बस इसमें और कुछ था नहीं, कुछ खास नहीं है। एक बार फिर से समराइज कर लो, नीड ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, स्टिमुलाई की होती है, स्टिमुलाई क्या होना चाहिए, तो कोई हॉट ऑब्जेक्ट या कोई पिन होनी चाहिए, ये सब। और तुम्हें रिफ्लेक्शन करने के लिए क्या होता है, जनरेट कहाँ से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है, ना कि ब्रेन से। ब्रेन के पास कोई मैसेज आता है, उस पर क्या होता है, इसके लिए क्यों कम टाइम लगता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से वापस चलाते हैं सिग्नल्स, ब्रेन तक नहीं पहुंचता, इसलिए इसमें कम टाइम लगता है। ग्लैंड्स पढ़ लिया हमने। ग्लैंड क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि टिश्यू या फिर सेल से बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू या फिर सेल से बनता है। ये क्या करता है, एक ऐसे सब्सटेंस, स्पेसिफिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ ग्लैंड क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो क्या बोलते हैं, कई सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि एक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे, वो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा होता है जो बॉडी का हार्मोन्स होता है हमारे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, हमारा थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी को पूरी करता है, आयोडीन कंटेन करता है। और उसके बाद क्या होता है हमारा थाइमस क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारे बॉडी में। और देखो, इम्यूनिटी के साथ साथ थायराइड जो होता है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी प्रोड्यूस कौन करता है हमारी बॉडी में, थाइमस। एड्रेनल रेगुलेट हार्ट रेट, ये सब हो गया। उसके बाद टेस्टिस और ओवरी क्या हो गया, सेक्सुअल हार्मोन। फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ ही चुके हैं। चलो अब पढ़ते हैं उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा क्या आता है वो देख लेते हैं। हम पढ़ने वाले चैप्टर का दूसरा पार्ट जो हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, यानी कि एनिमल्स में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बेसिकली ह्यूमन में। उसमें तो तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारा किसकी वजह से होता है, नर्वस सिस्टम की मदद से। लेकिन क्या प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा जरूर, कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होते हैं, अगर होते हैं तब तो सही है, लेकिन अगर नहीं होते तो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता होगा उनके अंदर। चलो जानते हैं। प्लांट के अंदर बेसिकली कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन वो तब पर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का परफॉर्मेंस करते हैं। कैसे, देखो, द प्लांट कंट्रोल
coordinate their behavior against environmental change by using environments. Notice by using that. देखो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। अब पढ़ेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है अब ये पढ़ेंगे। तो मैं एक चीज नोटिस करोगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में हम लोग ने पढ़ा, तो उसमें हमने ये पढ़ा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से हो रहा था, नर्वस सिस्टम की मदद से। क्या नर्वस सिस्टम हमारा प्लांट्स में भी होता है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली जब भी होता है वो उसके लिए नर्वस सिस्टम तो ह्यूमंस यानी कि एनिमल्स में जरूरत होता है, लेकिन प्लांट्स में नहीं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने आसपास के इन्वायरमेंटल चेंज के थ्रू करते हैं। देखो कैसे, द प्लांट coordinates their behavior against environmental change by using hormones, यानी कि वो environmental change के थ्रू अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से उसका पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में परफॉर्मेंस करता है, पूरा कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है पूरे प्लांट को। अब देखो बेसिकली हार्मोन्स क्या करते हैं, मूवमेंट या फिर हार्मोन्स, इन दो चीजों की वजह से वो क्या करता है, पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन परफॉर्मेंस को करता है। मूवमेंट और हार्मोन्स, अब देखो मूवमेंट और हार्मोन्स दो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो प्लांट क्या करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन परफॉर्मेंस को करता है। अब देखो अब पढ़ते हैं रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। जो रिस्पॉन्स होते हैं वो प्लांट्स कैसा होता है, देखो सबसे पहला होता है, देखो ये तो मूवमेंट हार्मोन्स। अब इनकी वजह से क्या रिस्पॉन्स होता है प्लांट में वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये देखो, लीव ऑफ टचिंग मी नॉट, टच मी नॉट, प्लांट ड्रॉपिंग ऑन टच। देखो एक प्लांट होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छुई, उसे इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट। वो जो प्लांट होता है उसको हम जब भी टच करते हैं वो अपनी पत्तियां बंद कर लेता है। कैसे? वो तब अपनी पत्तियां बंद कर लेता है अपने आप। कैसे? वो भी एक मूवमेंट हुआ। कैसा मूवमेंट हुआ? वो भी कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है अपने प्लांट को, लेकिन वो एक नेस्टिंग मूवमेंट हुआ। अब देखो ये तो नेस्टिंग मूवमेंट हुआ, क्यों? क्योंकि अभी कैसे हुआ अभी आगे बताऊंगा, लेकिन नेस्टिंग मूवमेंट, ये नेस्टिंग मूवमेंट हुआ क्यों? क्योंकि उसने अपना बंद कर लिया हमारे टच करते हुए। अब देखो रूट एंड शूट ग्रोइंग डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स रिस्पेक्टिवली, ये क्या हुआ, रिलेटेड टू ग्रोथ। ये रिलेटेड टू ग्रोथ होता है और ये कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। मूवमेंट हमारे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, नेस्टिक और ट्रॉपिक। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। नेस्टिक मूवमेंट में ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये क्या कहता है, रिलेटेड टू ग्रोथ होता है। अब देखो ये तो हो गया हमारा मूवमेंट। अब पढ़ते हैं ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है इसमें देखो इन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसके अंदर यूनिडायरेक्शन, वो डायरेक्शन, उसके पास एक डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे डायरेक्शन होता है। लेकिन ग्रोथ डिपेंड्स मूवमेंट्स, यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसमें ग्रोथ होता है या तो अपवर्ड, या तो रूट बढ़ेगा या तो शूट बढ़ेगा, दो में से कोई एक चीज बढ़ेगी उसकी और ग्रोथ होगा। मोर और लेस परमानेंट एंड इन इरिवर्सिबल। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली मैं लिखा मोर एंड लेस परमानेंट एंड इनरिवर्सिबल। जो टॉपिक मूवमेंट होता है उसमें इनरिवर्सिबल मूवमेंट होते हैं। देखो प्लांट बड़ा तो हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता अपने आप, और वैसे मोर ज्यादा, यानी कि प्लांट बड़ा चौड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। प्लांट जो होता है वो हमेशा केवल बड़ा हो सकता है, बड़ा, और एक बार बड़ा हो गया तो वापस से छोटा नहीं हो सकता। और देखो फाउंड इन ऑल प्लांट, जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो हर प्लांट में पाया जाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट हर प्लांट्स में पाया जाता है। और जो ये क्या होता है, स्लो एक्शन करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत ही स्लो एक्शन करता है। देखो तुमने आज पेड़ लगाया, तुरंत पेड़ बड़ा नहीं हो जाता। पेड़ बढ़ने में कम से कम तुम्हारा एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। पौधा, तुम अगर कोई छोटा पौधा लगा रहे हो तो बड़ा, और पेड़ बढ़ने में कम से कम 1-2 साल लगते हैं। अब देखो अब नेस्टिंग मूवमेंट पर, नेस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसमें क्या होता है, नेस्टिंग मूवमेंट में कोई डायरेक्शन का नहीं होता स्टिमुलाई का, एक किधर से भी अपने रिस्पॉन्स कर सकता है। मान लो अगर मैंने पत्ती पे छुआ तो भी, और मान लो मैंने पेड़ पे जड़ पे छुआ तो भी, ऐसे। और यहाँ पे क्या होता है, एक डायरेक्शन चाहिए होता है उसको, मूवमेंट अपना ऊपर या नीचे ऐसा ही होता है, या फिर ब्रांचेस से बढ़ता है। ऐसा तो है नहीं पेड़ कि कहीं से बढ़ गया इधर, कहीं से पतला, कहीं मोटा, कहीं पतला, ऐसा थोड़ा नहीं होता। बस देखो अब इसको नेस्टिंग मूवमेंट क्या आता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इसमें क्या होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। इसमें इंडिपेंडेंट मतलब इसमें ग्रोथ डिपेंड करता है, ऊपर नीचे कैसे डिपेंड करेगा, बढ़ेगा पेड़ कि नहीं। और उसमें इंडिपेंडेंट है, जो बढ़ भी सकता है छोटा भी हो सकता है, दोनों होता है ग्रोथ। अब कैसे बढ़ सकता है, छोटा बढ़ सकता है, पेड़ बड़ा छोटा नहीं होता इसमें। इसमें ग्रोथ होता है वो दूसरी टाइप का होता है। और इसमें कहते हैं थर्मल एंड रिवर्सिबल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये देखो इसमें जो भी मूवमेंट होता है वो रिवर्सिबल होता है। जैसे मान लो मैंने एक टच मी नॉट का प्लांट छुआ, उसको मैंने छुआ, उसकी पत्तियां बंद हो गई, लेकिन कुछ देर बाद वापस तो खुल जाएगा, तो क्या हुआ, रिवर्सिबल।
और वैसे जो ये तुम्हारा जो ग्रोथ था, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये देखो इसका ग्रोथ मतलब ये आपस से बंद हो गया और खुद ही अपने आप खुल गया। इसको कोई ग्रोथ में ये डायरेक्शन नहीं होती कि अपवर्ड डाउनवर्ड जाएगा। और ग्रोथ भी इसकी चाहे इधर हो सकती है, इधर कोई एक कोई डाली बड़ी हो सकती है, कोई एक डाली छोटी हो सकती है इसमें, ये बेसिकली। अब देखो, फाउंड इन फ्यू प्लांट, ये जो हमारा नेस्टिंग मूवमेंट होता है ये बहुत ही कम प्लांट में पाया जाता है। इंडिपेंडेंट एक्शन, इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट एक्शन होता है, कोई डिपेंड नहीं होता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है इसको, लेकिन इसको डिपेंड होना पड़ता है कि पानी के ऊपर डिपेंड है, ऊपर जाएगा, ऊपर बड़ा होगा कि नीचे बड़ा होगा, इस पर डिपेंड होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पढ़ते हैं, आखिर जो ग्रोथ है वो कितने टाइप्स के होते हैं प्लांट्स में, बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पढ़ते हैं। देखो जो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म होता है वो बेसिकली 5 टाइप में डिवाइड है। पहला फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा जियोट्रॉपिज्म, तीसरा चीमोट्रॉपिज्म, चौथा हाइड्रोट्रॉपिज्म, पांचवा थिग्मोट्रॉपिज्म। देखो नाम से तो बेसिकली तुम्हें कुछ पता चल रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। जो फोटोट्रॉपिज्म होता है वो मतलब एज अ सनलाइट, जो भी मूवमेंट हमारा सनलाइट की तरफ होता है उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे मान लो कोई पेड़ है, सनफ्लावर तुम्हारा, सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ होता है, उसे क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, उसके अंदर होता है फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट। और जियोट्रॉपिज्म, जो तुम्हारी रूट होती है वो हमेशा जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट करती है, यानी कि जो रूट होगी हमेशा धरती की तरफ जाएगी, ग्रेविटी की तरफ। अब देखो चीमोट्रॉपिज्म, चीमोट्रॉपिज्म जब भी देखेंगे तुम्हारा मूवमेंट किसी केमिकल की तरफ, तुम्हारे मतलब तुम्हारे किसी प्लांट का, जो प्लांट का मूवमेंट अगर किसी केमिकल की तरफ होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा चीमोट्रॉपिज्म। अगर हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब तुम्हारा हाइड्रोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है और जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म भी नीचे आता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म तुम्हारा प्लांट पानी पर मूव होता है, पानी तुम्हारा नीचे पाया जाता है बेसिकली, तो वो हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट। दो थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म बेसिकली तुम्हारा एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें तुम्हारे हाथ किसी से, तुमने किसी प्लांट को टच किया, जैसे तुमने टच किया तो मूवमेंट हुआ, बंद हो गया ना, उसे कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। छूने से जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। अब देखो ये तो तुम्हारे मूवमेंट हो गया, अब इसमें एक आता है बेसिकली तुम्हारा टर्म पॉजिटिव और निगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव और निगेटिव ट्रॉपिज्म कैसे होता है, देखो जो तुम्हारा फोटोट्रॉपिज्म होता है, जो भी प्लांट तुम्हारा सन की तरफ का फ्लो होता है वो तो पॉजिटिव जो फोटोट्रॉपिज्म कर रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारा सनफ्लावर है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कर रहा है, लेकिन और भी जितने भी प्लांट्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं वो क्या कहते हैं, वो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करते हैं। वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म नहीं करते, वो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करते हैं। अगर तुम्हारा ग्रोथ प्लांट का सन की तरफ, सन के डायरेक्शन में हो रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हुआ। अगर बिना सन के डायरेक्शन में हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो हमारा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। और जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जब भी हमारे रूट का डायरेक्शन धरती की तरफ जाएगा वो क्या होता है, पॉजिटिव। ग्राउंड में जाएगा वो क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर वो ऊपर की तरफ हो रहा है तो क्या होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। देखो इसका एग्जाम्पल होता है, तुम्हारा जो शूट होता है वो हमेशा क्या होता है, शूट निगेटिव जियोट्रॉपिज्म करता है, और जो रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करता है। अब देखो चीमोट्रॉपिज्म, चीमोट्रॉपिज्म केमिकल की तरफ से तुम्हारा जो मूव होता है, जैसे तुमने पौधे में डाल दिया केमिकल, उसकी तरफ जो मूवमेंट होता है उसके रूट्स का, वो हो गया तुम्हारा चीमोट्रॉपिज्म। अगर उसकी तरफ नहीं हो रहा तो हमारा हो गया हमारा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब होगा हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म अगर पानी की तरफ, तो रूट बेसिकली हमारा क्या होता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और शूट हमारा क्या होता है, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्योंकि जो शूट होता है ऊपर वाला वो ऊपर जाता है, वो पानी की तरफ नहीं जाता, लेकिन जो रूट होता है हमेशा पानी की तरफ जाता है, तो वो होगा पॉजिटिव और ऊपर वाला निगेटिव। और जो थिग्मोट्रॉपिज्म यानी कि जो टच करने से जो बंद है वो हमारा पॉजिटिव 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 थिग्मोट्रॉपिज्म, और जो नहीं हो वो होता है निगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा ट्रॉपिज्म। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, जो कि है हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं उसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट में किसकी वजह से होता है, ये होता है मूवमेंट और हार्मोन्स की वजह से। जो हमारा मूवमेंट होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, कौन सी, नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में ग्रोथ रिलेट नहीं करता, लेकिन हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट में रिलेटेड टू ग्रोथ होता है ये। उसको हम पढ़ेंगे क्या, ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट में हमारे क्या होता है, स्लो एक्शन होता है, और नेस्टिक मूवमेंट में हमारे क्या होता है, फास्ट एक्शन होता है। क्यों? क्योंकि नेस्टिक मूवमेंट को डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन रिस्पॉन्स करता है। और जो हमारा मोर और लेस, यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो इनरिवर्सिबल होता है, हमारा नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, रिवर्सिबल मूवमेंट होता है। और हमने पर क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। कौन कौन से, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, चीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। ये इतने तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक क्या, प्लांट्स हार्मोन्स। उसको चलो पढ़ लेते हैं जल्दी से। अब हम पढ़ने वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या मदद करवाते हैं प्लांट्स में। देखो हार्मोन्स बेसिकली पांच पांच टाइप्स के होते हैं हमारे प्लांट में, होते बहुत है, लेकिन बेसिकली क्लास 10 में तुम्हारे 5 टाइप्स के हैं। देखो पहला ग्रिबलिन, उसके बाद एक्जेन, साइटोकाइन, इसमें क्या है, इथिलीन, उसको कहते हैं एब्सिसिक एसिड। ये हमारे 5 हार्मोन्स होते हैं। और क्या क्या मदद करते हैं, चलो उसको टिक के वजह से हम समझते हैं। जो हमारा ग्रिबलिन होता है वो जर्मिनेशन में मदद करता है,
ग्रोथ ऑफ मेच्योरिटी में मदद करता है, फ्लावरिंग में मदद करता है और फ्रूट में मदद करता है, लेकिन सीड डेवलपमेंट में मदद नहीं करता। यानी कि हमारा जो ग्रिबलिन है वो इन 4 चीज़ों में मदद करता है, लेकिन सीड डेवलपमेंट में मदद नहीं करता। और फिर जो हमारा एक्सेन है वो क्या करता है, जर्मिनेशन में मदद नहीं करता, ग्रोथ ऑफ मेच्योरिटी में मदद करता है, फ्लावरिंग में भी मदद करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में भी मदद करता है, लेकिन सीड डेवलपमेंट में मदद नहीं करता। फिर हमारा जो साइटोकिन आता है, साइटोकिन हमारा जर्मिनेशन में भी मदद नहीं करता, हमारा ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी में मदद करता है, लेकिन हमारा फ्लावरिंग में भी ये मदद करता है और साथ ही साथ फ्रूट डेवलपमेंट में, लेकिन वापस से सीड डेवलपमेंट में मदद नहीं करता। अब देखो, अब तुम्हारा आता है इथिलीन। इथिलीन इथिलीन जो होता है तुम्हारा, वो जर्मिनेशन में भी मदद नहीं करता, लेकिन और ना ही तुम्हारा वो ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी में मदद करता है, और फ्लावरिंग में मदद करता है और तुम्हारा फ्रूट डेवलपमेंट में, लेकिन वो सीड डेवलपमेंट में भी तुम्हारा मदद नहीं करता। अब देखो, अब तुम्हारा लास्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड तुम्हारा ना जर्मिनेशन में मदद करता है, ना ही ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी में मदद करता है, ना ही तुम्हारा फ्लावरिंग में मदद करता है, ना ही फ्रूट डेवलपमेंट में, लेकिन तुम्हारा वो सीड डेवलपमेंट में मदद करता है। यानी क्या तक ना, जो तुम्हारा एब्सिसिक एसिड हो किस क्या काम करता है, तुम्हारा सीड डेवलपमेंट करता है, और जो तुम्हारा गिबरेलिन है वो तुम्हारा जर्मिनेशन करवाता है, ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी कराता है, फ्लावरिंग करवाता है, फ्रूट डेवलपमेंट कराता है, लेकिन सीड डेवलपमेंट नहीं कराता। अब तुमसे एक्सेन क्या कराता है, एक्सेन क्या कराता है तुम्हारा, बेसिकली ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी करवाता है, फ्लावरिंग करवाता है और फ्रूट डेवलपमेंट करवाता है एक्सेन। तुम उससे काम कर सकते हो। साइटोकिन, साइटोकिन कराता है तुम्हारा जर्मिनेशन ऑफ मैच्योरिटी, फ्लावरिंग और तुम्हारे क्या होता है, फ्रूट डेवलपमेंट। इथिलीन, इथिलीन क्या होता है तुम्हारा, डायरेक्ट इथिलीन के दो काम होते हैं बेसिकली, फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट में, इन दोनों चीज़ में मदद करता है। आई होप तुम्हें अभी तक जितने भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। और याद रखना, जो अभी तक जितने भी नोट्स है तुम्हारे, वो सारे मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ ढूंढ के लिखे हैं, बहुत ज़्यादा मैंने उस पर रिसर्च की अलग अलग बुक से, तब जाके मैंने उसको लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखा है, फालतू चीज़ मैंने ज़्यादा नहीं लिखी, क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, अब तुमने ये तो सारे पढ़ ली, एक बार मैंने इसका नोट्स भी डाल दिया टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम पा सकते हो। लेकिन इतना याद रखना यार, इतनी लंबी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और साथ ही इतने जो नोट्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, उसके लिए मेहनत लगता है, रोक रोक के मुझे वीडियो रोक रोक के लिखनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं अभी इसको लिखते लिखते तुम्हें बताऊंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अगर वीडियो लंबी होगी तुम उसको देखना नहीं चाहोगे, और नहीं देखो तुम कैसे जान पाओगे ये सब। तो इसलिए मैंने इसको वीडियो को छोटा करने के लिए मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, ताकि मैं तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा समझा पाऊँ। तो ये तो हो गया तुम्हारा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम उसको लाइक करो, शेयर कर सकते हो, ताकि और लोगों तक पहुंच पाए, उन लोगों को भी पता चले कि आखिर कैसे कैसे हमारा ये चैप्टर्स होता है, ये कितनी इंटरेस्टिंग वे में तुम्हें पढ़ाता हूँ। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, डोंट फॉरगेट आई एम ऑलवेज फॉर यू। यानी तुम ये याद रखना कि तुम ये मत भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारा एग्जाम हो, चाहे तुम किसी भी और दिक्कत में आ रहे हो। तुम बेसिकली तुम्हारे एक चीज में एक काम करना है, तुम या तो तुम इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट कमेंट में आके मुझे मैसेज कर सकते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें उसमें हेल्प करूंगा। रिलेटेड टू एजुकेशन होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। अगर तुम्हारी वो क्या बोलते हैं, रीडिंग में आ रहा है दिक्कत, तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तुम मैसेज करो डायरेक्टली, या तो यहाँ मैसेज करो, या तुम इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ मैसेज करो। मैं दोनों जगह तुम्हें रिप्लाई करूंगा जल्दी, जितना जल्दी मैं देख पाऊंगा। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ो, और क्या बोलते हैं, अपनी क्लास 10 को तो एक ऐसी मेमोरेबल क्लास बना दो कि तुम दोबारा अपनी लाइफ में भूल ना पाओ कभी।